बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल पोर्शन। देखो, अभी तक हमने 4 से 5 लेक्चर किए हैं। ठीक है, तो यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हैं। और उन टॉपिक के ऊपर ही बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल होने वाले हैं अभी की। तो टॉपिक 1 जो है हमारा, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चार्ज के बारे में है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मैं आपको बोर्ड के आए हुए क्वेश्चंस इसमें बता रहा हूँ, जो रिसेंटली पूछे गए क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है कि ए नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स इज रिपेल्ड बाय अनदर ऑब्जेक्ट वाई। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है कि एक आपके पास नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम एक्स बोल रहे हैं। ये नेगेटिवली चार्ज है और इज रिपेल्ड बाय अनदर ऑब्जेक्ट वाई। एक दूसरे ऑब्जेक्ट वाई से ये क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। ठीक है, रिपेल हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, रिपेल तभी होता है जब दोनों ऑब्जेक्ट पर चार्ज हो। देखो, जो अट्रैक्शन होता है ना, अट्रैक्शन अट्रैक्शन में तो जरूरी नहीं है दोनों बॉडी पर चार्ज हो। लेकिन अगर आपने रिपल्शन देखना है तो रिपल्शन में दोनों बॉडी पर चार्ज होना जरूरी है। अट्रैक्शन पर चार्ज नहीं भी होगा तब भी बॉडी अट्रैक्ट हो जाती है। वो कैसे, हम समझते हैं। देखिए, जैसे सपोज अगर एक बॉडी है, उस पर अगर चार्ज मौजूद है। देखो, यही मैं एमसीक्यू इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे तो उसके बाद इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू, वो आप कर पाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा थ्योरी पर बेस्ड होते हैं। तो मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि अट्रैक्शन के लिए चार्ज होना, एक बॉडी पर चार्ज होना चाहिए, दोनों पर चार्ज होना जरूरी नहीं है। मान लीजिए एक बॉडी है, मेटल की या किसी भी कोई कंडक्टर है, उस पर चार्ज प्रोवाइडेड है। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, आप नेगेटिव भी कंसिडर कर सकते हैं। और एक न्यूट्रल बॉडी को यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हर एक बॉडी किससे मिलके बनी होती है, एटम से। ठीक है, छोटे छोटे एटम से मिलके बनी होती है। और एटम के आउटर सेल में कौन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो ये जो पूरी बॉडी है, ये छोटे छोटे एटम से, इस तरीके से छोटे छोटे एटम इसके अंदर होंगे। और वो छोटे छोटे एटम के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने लगता है। तो ये इलेक्ट्रॉन किनारे पर आ जाते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इंडक्शन। लेकिन इंडक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये चार्ज पार्टिकल बिल्कुल बाहर बॉडी को लीव कर जाएंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। तो ये पार्टिकल जस्ट सरफेस तक तो आ जाते हैं बॉडी के। ठीक है, अब यहाँ पर एटम के अंदर से आप समझ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट को आ जाएगा तो एटम पर क्या रह जाएगा, एटम पर पॉजिटिव चार्ज बचा रह जाएगा। तो उसको हम एटम नहीं कहेंगे, अब इसको हम आयन बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप जानते हैं सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन जब हम निकालते हैं तो उसमें क्या बचा रह जाता है, सोडियम का आयन। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, मेटल के अंदर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अगर ये सॉलिड मेटल है तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कभी बैठा नहीं रह सकता है। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि चार्ज अंदर क्यों नहीं बैठा रह सकता है। तो इसको आने वाले टॉपिक में हम धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन ये जो आप फिलहाल ऐसे समझिए कि इस पॉजिटिव से ये वाला पॉजिटिव रिपेल होके कहाँ चला जाएगा, राइट साइड को चला जाएगा। ठीक है, अब देखो आपके सामने दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन में एक तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरी तरफ जो बॉडी थी, जो न्यूट्रल बॉडी थी, उस पर एक साइड को माइनस चार्ज है और इस साइड को क्या है, आपका प्लस चार्ज। ठीक है, तो अब ये कोई चार्ज मान लीजिए क्यू है, और ये मान लीजिए क्यू टू है। तो ये माइनस का क्यू टू होगा तो ये प्लस का क्यू टू, सेम अमाउंट के होंगे दोनों। तो ये प्लस क्यू वन क्या करेगा, इस माइनस क्यू टू को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा, किसी एक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, मान लीजिए 10 न्यूटन से। ठीक है, अब यही क्यू वन क्या करेगा, इस प्लस क्यू टू को दूर को रिपेल भी करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लगने वाला जो रिपल्शन फोर्स है, इस वाले पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला जो रिपल्शन फोर्स है, वो रिपल्शन फोर्स आपका वीक होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है R2 वो ज़्यादा है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है R1 वो कम है। तो कूलाम लॉ से हम जानते हैं डिस्टेंस बढ़ती है तो फोर्स कम हो जाता है। तो मान लीजिए ये वाला फोर्स 10 न्यूटन है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना, ये इस नेगेटिव को 10 न्यूटन से मान लीजिए अट्रैक्ट कर रहा है। तो यही पॉजिटिव चार्ज इस वाले प्लस को 10 की बजाय कम फोर्स से रिपेल करेगा, 8 न्यूटन से। तो इस न्यूट्रल बॉडी पर टोटल जो फोर्स है वो एक तरफ को लग रहा है, इक्वल नहीं लग रहा है। तो ये बॉडी फाइनली क्या होगी, अट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम आते हैं मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक में ये कह रहा था कि ए नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स इज रिपेल्ड। देखो, अट्रैक्शन मैंने ये बताया, अट्रैक्शन के लिए चार्ज होना जरूरी नहीं है, न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट हो जाती है।
और अपोजिट नेचर हो तब तो हो ही जाएगा। लेकिन रिपल्शन के लिए कंपलसरी है कि चार्ज होना है। तो एक्स बॉडी अगर वाई को रिपेल कर रही है तो वाई पर कंपलसरी नेगेटिव चार्ज का होना जरूरी है। देखो अगर अट्रैक्ट करती तो चार्ज का होना जरूरी नहीं है, न्यूट्रल भी हो सकता है। लेकिन अगर रिपल्शन हो रहा है तो रिपल्शन में दोनों बॉडी पर चार्ज होना जरूरी है। इसीलिए एक फेमस स्टेटमेंट है कि रिपल्शन इज अ ट्रू टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि रिपल्शन ही ये पता करने के लिए हेल्पफुल है कि चार्ज प्रेजेंट है बॉडी पर या नहीं। अट्रैक्शन से पता नहीं चलता कि दोनों दोनों बॉडीज पर आपका चार्ज प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो वाई पर कंफर्म हो गया नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब सेकंड लाइन में बोला है हाउएवर एन ऑब्जेक्ट जेड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वाई। अब एक ऑब्जेक्ट है जेड, वो जेड ऑब्जेक्ट इस वाई की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो देखो जेड पर दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैंने बताया था या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर ये जेड क्या हो सकता है, ये न्यूट्रल बॉडी भी हो सकती है, क्योंकि न्यूट्रल भी अट्रैक्ट होती हैं। चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव, वो अट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो जेड के बारे में बोल रहा है कि जेड की क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज ओनली, जेड पर केवल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ओनली लिखा है इसने। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज, ये देखो न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज, तो हमारा सी ऑप्शन सही बनता है। और डी ऑप्शन में न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव से बात नहीं बनेगी। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए, सी ऑप्शन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फेयर आर स्प्रेड इनटू अ चैम्बर एंड बिकेम चार्ज विद +3e +5e एंड -3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये 2022 का क्वेश्चन है। अब इसमें ये चार्ज के ऊपर बेस्ड पूछा गया है। ऑल द थ्री स्पेयर्स केम इन कॉन्टेक्ट साइमल्टेनियसली फॉर अ मोमेंट एंड गॉट सेपरेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फाइनल चार्जेस। ये बोल रहा है देखो तीन स्पेयर हैं, एक स्पेयर ए है, एक स्पेयर बी है और एक स्पेयर है सी। उसने ये वर्ड यूज नहीं किया। देखो मैं इस क्वेश्चन में आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अगर कोई और क्वेश्चन बनता है तो आप इसको 100% सही कर लें। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दो चीजों पर ध्यान देना है। ठीक है ना, तीन स्पेयर अगर आपके सामने गिवन है, तीन या तीन से ज्यादा या दो स्पेयर, कोई भी नंबर ऑफ, तो दो केसेस हो सकते हैं। या तो सबकी रेडियस जो है वो सेम हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए R1 आर, ठीक है, स्मॉल आर। तो अगर सेम कही जाएगी तो ये बोला जाएगा कि इनका जो शेप है वो आइडेंटिकल है। ये वर्ड यूज किया जाएगा कि ये आइडेंटिकल स्पेयर है। तो आइडेंटिकल स्पेयर में हमारा कॉन्सेप्ट सेपरेट अप्लाई होता है, एक कॉन्सेप्ट जो अप्लाई होता है वो सेपरेट होता है। और अगर ये तीनों स्पेयर आइडेंटिकल नहीं है, जैसे इनकी रेडियस अगर अलग अलग है, आइडेंटिकल का मतलब रेडियस अलग अलग होना, साइज अलग अलग होना, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो हम दोनों चीजें दिमाग में रखते हुए चलेंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये किस पर बेस्ड पूछा गया है, जिसमें तीनों की रेडियस अलग अलग है, मतलब आइडेंटिकल नहीं है, उस पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन में ये वर्ड भी इंक्लूड हो जाता, आइडेंटिकल है, तब हमारे आंसर्स क्या होते, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन के तौर पर आप कंसीडर कर लीजिए, जो हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फेयर आर स्प्रेड इनटू अ चैम्बर। ठीक है, और उन पर चार्ज मौजूद है। तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि तीन स्पेयर हैं, स्पेयर ए, स्पेयर बी, स्पेयर सी। स्पेयर ए पर चार्ज कितना मौजूद है, इस तरीके से प्लस प्लस प्लस, आप 3e मान लीजिए। स्पेयर बी जो है आपका वो नेगेटिवली चार्ज है, और उस पर चार्ज, सॉरी, स्पेयर बी जो आपका है वो पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पर देखिए +5e। तो इस पर हम क्या चार्ज मान लेते हैं, प्लस का 5e। और स्पेयर सी जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, उस पर आप माइनस का 3e मान लीजिए। अब तीनों को एक साथ कांटेक्ट में लाया जाता है। ठीक है, तीनों के तीनों स्पेयर क्या होते हैं आपके, एक साथ कांटेक्ट में आते हैं, टच कराए जाते हैं एक साथ। ठीक है, अब टच कराने के बाद वो इनको सेपरेट कर दे रहा है। तो सेपरेट जब भी टच कराते हैं तब भी चार्जेस, तब क्या होता है, चार्जेस का एक्सचेंज होता है, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जाता है। अब फाइनली आपके ये तीन स्पेयर ऐसे बन के तैयार हो चुके हैं। ठीक है, इन्होंने चार्ज को एक्सचेंज किया होगा। ठीक है, ये चार्ज एक्सचेंज क्यों करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल को इन्हें इक्वल करना होता है। ये पोटेंशियल वर्ड क्या है, ये हम चैप्टर 2 में जानते हैं कि चार्ज स्पेयर जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे का चार्ज एक्सचेंज क्यों करते हैं, पोटेंशियल इक्वल करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्पेयर ए है उस पर बोल रहा है कि उस पर क्या चार्ज आ सकता है। ठीक है ना, इस पर क्या चार्ज होगा, स्पेयर बी पर क्या चार्ज होगा और स्पेयर सी पर क्या चार्ज होगा। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन हम सीखते हैं। चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज होती है, एडिटिविटी,
एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन। तो ये जो क्वेश्चन बनाया गया है ये इस प्रॉपर्टी पर बनाया गया, थर्ड वाली कंजर्वेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो पहले टोटल चार्ज कितना था तीनों बॉडी पे, प्लस का 3e, प्लस का 5e और माइनस का 3e। तो टोटल चार्ज देखें तो 3e प्लस का 5e और माइनस का 3e, टोटल चार्ज कितना था तीनों बॉडी पर मिला के 5e। तो अब फाइनली भी तीनों बॉडी पर टोटल चार्ज, पहले वाले का चार्ज मान लीजिए Q1 है, दूसरे का Q2 है, मान लीजिए तीसरे का Q3, तो तीनों पर टोटल चार्ज अभी भी क्या होना चाहिए, वो प्लस का 5 ही होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखें तो 5e माइनस 4e प्लस 5e, 5 और 5 देखोगे 10, 10 माइनस 4 6, तो यहाँ तो 6 आ रहा है टोटल, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 6 और 5 11, 11 माइनस 7 क्या होता है 4e, ये ऑप्शन भी क्या हो गया गलत। और उसके बाद यहाँ पर देखोगे 3 और 5 8, 8 और 1 11, सॉरी 8 और 1 ये 9 हो गया, 9 माइनस 4 5, तो यहाँ पर 5 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे तो 7 एंड 5 12, 12 माइनस 8 4, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो सी ऑप्शन आपका क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैंने एक बात आपको बोली थी, अगर तीनों आइडेंटिकल होते हैं उस केस में क्या होता है, तीनों आइडेंटिकल होते हैं तो देखो ये होता है, जैसे पुराने क्वेश्चन में यहाँ पर टोटल चार्ज 5 ही था, तो टोटल चार्ज 5 ही होता है। अब तीनों स्पेयर पर जब हम इनको सेपरेट करते हैं तो इक्वल इक्वल चार्जेस आ जाता है, यानी 5e/3, 5e/3 और 5e/3। ठीक है, इक्वल तब आता है जब इनके शेप जो होते हैं या इनकी रेडियस इक्वल होती है, या ये वर्ड यूज क्या होता है, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना होता है। मान लीजिए इसमें कोई ऑप्शन बदल के अगर मैं ये कर देता 5e/3, इस डी वाले की जगह अगर ऑप्शन ये होता 5e/3, 5e/3 और 5e/3, तो आप कंफ्यूज हो जाते कि डी वाला ऑप्शन सही करना है या ये सी वाला। मान लीजिए सी और डी दोनों प्रेजेंट हैं, तो कौन सा टिक करना है, तो आइडेंटिकल है तो इसको टिक करेंगे, अनआइडेंटिकल है तो सी वाले को टिक करेंगे उस केस में। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है आपका ये क्वांटाइजेशन पर बेस्ड था। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, इसमें टोटल चार्ज आपसे कैलकुलेट करने को पूछा जाता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज 1 कूलम, इट गेन्स दीज मैनी इलेक्ट्रॉन्स, द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज है आपका, इस पर 1 कूलम चार्ज है, तो प्लस 1 कूलम है, कुछ नहीं लिखा तो आप समझते हैं प्लस 1 होता है, प्लस 1 कूलम इस पर चार्ज है। अब इसने कुछ इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने गेन किए इसने, 5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। देखो इसने अगर इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो इस पर नेट चार्ज पूछ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं माइनस का 1.6 10⁻19 कूलम। तो टोटल इतने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, तो इनका चार्ज क्या होगा, Q इक्वल टू एन ई। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁻18, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 10⁻19 नेगेटिव साइन के साथ। 16 5 जा 80 हो गया, 8.0, और 10⁻18 और 10⁻19, तो ये आप समझते हैं 10⁻−1। तो ये -1 को हम कहाँ पर कंज्यूम करवाते हैं, यहाँ पर ऐसे 0.80 कूलम आ गया। ठीक है, अब 0.80 कूलम माइनस का इस पर चला जाएगा, तो अब आप बताइए इस पर नेट चार्ज क्या होगा। तो नेट चार्ज इस पर जो आने वाला है वो आएगा 1 माइनस 0.8, यानी कि 0.2 कूलम। तो ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये 2022 का क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें जो है एक क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है, वो है कुलाम्स लॉ पर बेस्ड है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट चार्ज क्यू नॉट है, क्यू नॉट इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए। एक पॉइंट चार्ज एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि एक सर्कल है, इस सर्कल में ये जो बोल रहा है कि पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू नॉट, वो मूव कर रहा है। ठीक है, और बोल रहा है कि एक पॉइंट चार्ज माइनस क्यू सेंटर पर रखा हुआ है, यहाँ पर एक माइनस क्यू है। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट लेते हुए सर्कुलर मोशन की कुछ कंडीशंस को बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आपका अगर एक नेगेटिव चार्ज सेंटर पर कहीं पर रखा है और दूसरा एक पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर रखा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इसकी तरफ को अट्रैक्ट हो जाएगा, ये बात आप जानते हैं। तो ये इस फोर्स से इस तरफ को चल पड़ेगा, ये इसके चलने की क्या होगी, डायरेक्शन। लेकिन इसके अपोजिट हैंड अगर हम एक कंडीशन कंसिडर करें जिसमें क्या हो रहा है, केवल एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है बस, और उसको अगर आप कोई वेलोसिटी दे दें और कोई अदर चार्ज जो है माइनस क्यू वो कोई प्रेजेंट नहीं है,
तो ये प्लस क्यू चार्ज किधर को मूव करेगा, इस लाइन की सीध में ही, इस वेलोसिटी के अलोंग ही मूव करेगा ऊपर को। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम दोनों एक साथ प्रोवाइड कर देते हैं कभी भी, कि एक वेलोसिटी दे देते हैं हम और एक फोर्स प्रोवाइड कर देते हैं सेंटर की तरफ को या 90 डिग्री पर, तो चार्ज पार्टिकल जो है हमेशा इसके पास दो डायरेक्शन अवेलेबल होती है, या तो इस वेलोसिटी के अलोंग चले जाए या इस माइनस क्यू के अलोंग जाए। दोनों डायरेक्शन पर इस पर एक तरीके से जाने के लिए कंडीशन लगी हुई है। तो ये क्या करता है, ये बीच का रास्ता फॉलो करता है, और वो बीच का रास्ता कुछ और नहीं होता, वो एक सर्कुलर पाथ हो जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल बोल रहा है कि इसको हमने एक वेलोसिटी दे रखी होगी, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है कि एक सर्कुलर पाथ पर चल रहा है। ठीक है, सर्कल बोला है, इसका मतलब वेलोसिटी परपेंडिकुलर रही होगी। अब ये बोल रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू नॉट इज, इस चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो देखो, इस चार्ज पार्टिकल को जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, सेंटर की तरफ को जो फोर्स मिल रहा है, वो किसकी वजह से मिल रहा है, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स क्या है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। रेडियस इसकी है ए स्क्वायर। ठीक है, ए रेडियस होगी तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें पता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पर, जैसे क्यू नॉट है, इस क्यू नॉट पर अगर एक फोर्स लगता है और क्यू नॉट का मास मान लीजिए एम है, तो ये फोर्स इस एम मास में क्या क्रिएट करता है, एक एक्सेलेरेशन क्रिएट करता है। तो इस एफ को लिखा जा सकता है एम इंटू ए। और ये जो एक्सेलेरेशन होता है ये हमारा सेंटर की तरफ को होता है। ठीक है, तो इस एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं इसको वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की वैल्यू है। तो ये फॉर्मूला हो गया के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये कट जाएगा। अब हमसे पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस चार्ज पार्टिकल की, इस क्यू नॉट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो उसके लिए हम हाफ का फैक्टर यहाँ लगा देते हैं और हाफ का फैक्टर यहाँ लगा देते हैं। ये वाला जो चीज़ है, ये एक्सप्रेशन, ये काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करता है, दिखाता है। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, हाफ के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए। तो यहाँ पर k की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप जानते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 या क्यू नॉट आप लिख सकते हैं अपॉन में a। तो अब 4 2 जा 8। अब आप देख लीजिए इनमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये बी वाला ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो चार्जेस है आपके, दो चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ टू स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस R1 एंड R2। अब यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे सामने दो सर्कल हैं और ये कंडक्टिंग सर्कल है, कंडक्टिंग स्फेयर है। अब देखो, कंडक्टिंग हॉलो स्फेयर है एक्चुअली ना, हॉलो स्फेयर। ठीक है, हॉलो स्फेयर में आप समझ ही पा रहे होंगे, हॉलो स्फेयर में अंदर की जगह खाली है, तो अंदर चार्ज बैठ सकता है। देखो, सॉलिड में अंदर कभी नहीं बैठ सकता क्योंकि वो किनारे पर आ जाएगा। ठीक है, उसका लॉजिक हम सीखते हैं चैप्टर आगे आने वाले टॉपिक में सीखेंगे कि चार्ज बाहर आ जाता है, लेकिन हॉलो के अंदर वो बैठा रह सकता है। और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है, वो एक दूसरे स्फेयर के सेंटर पर रखा हुआ है। ठीक है, और जो दूसरा स्फेयर है उसके सेंटर पर Q2 चार्ज को रखा हुआ है हमने। ठीक है, और ये भी किसका बना हुआ है, मेटल का, यानी कंडक्टिंग। अब देखो, ये पूछ रहा है कि उनके बीच का जो डी गैप है वो R1 प्लस R2 से ज़्यादा है। मतलब कि पहले की रेडियस है R1, दूसरे की रेडियस है R2, और इनके बीच का जो गैप है D, वो D ग्रेटर है R1 प्लस R2 से। मतलब एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि दोनों स्फेयर को टच अगर कर दिया जाता, तो इस केस में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस D होती वो किसके बराबर होती, R1 प्लस R2 के। लेकिन यहाँ D क्या है, ग्रेटर है, लिखा हुआ ग्रेटर है। पूछ रहा है कि द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये जो Q2 है इस पर फोर्स कितना लगेगा F, इस पर क्वेश्चन मार्क है, Q2 पर कितना फोर्स लगेगा। देखो, फोर्स एक्चुअल में लगाता कौन है, ठीक है ना, ये Q1 चार्ज से निकलने वाला रेडिएशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें हैं, ये जो है ये रेडिएशन लाइनें ही इस चार्ज Q2 को या तो दूर को फेंकती है, रिपेल करती है, या फिर इसको अट्रैक्ट करती है। तो होता क्या है कि जो कंडक्टिंग शेल होता है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रोवाइड करता है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब ये होता है, आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में आप सीखेंगे इसको, कि जब भी कोई मेटल की चीज़ होती है तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक लाइनें जो है उनकी प्रेजेंस जीरो होती है, इलेक्ट्रिक लाइनें मेटल के अंदर नहीं जा सकती। ठीक है, तो यहाँ का रेडिएशन चल के इस स्फीयर के अंदर नहीं जा सकता, तो उस केस में इस Q2 पर लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट कूलाम्स लॉ लगाते तो आप ऐसा कह सकते थे के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर, है ना। लेकिन यहाँ पर ये समझना है ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है वो प्रेजेंट नहीं हो पाता है, जीरो हो जाता है। अब देखो अगले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज माइनस क्यू इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v in its circle of radius r with another charge q at the center of the circle, the value of r। तो ये भी प्रीवियस कॉन्सेप्ट जैसा ही है कि जिसमें एक सेंटर पर चार्ज रखा होता है, ठीक है। तो जो आउटर पार्टिकल है वो तो माइनस क्यू चार्ज है और उसका मास m है और वो किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जिस सर्कल में वो चल रहा है उस सर्कल की रेडियस है r, और अनदर चार्ज प्लस क्यू है वो सेंटर पर रखा हुआ है। तो अट्रैक्शन फोर्स अंदर को होगा और ये चल रहा होगा। तो जो अट्रैक्शन फोर्स है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ये अट्रैक्शन फोर्स इस पार्टिकल पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, यानी एम ए का काम करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आर से ये आर कैंसिल हो गया। हमसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ रेडियस, ठीक है। तो रेडियस को निकालने के लिए हम रेडियस को एक तरफ ले आएंगे, ठीक है। ये एक्सप्रेशन फॉर रेडियस आ रहा है, लेकिन यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में तो हम के की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू स्क्वायर यहाँ पर इस तरीके से हम लिख देते हैं और एम बी स्क्वायर को हम नीचे लिख देते हैं। तो अब देखिए किससे हमारा मैच कर रहा है। तो बी ऑप्शन जो है इसमें सबसे एक्यूरेट है, बी ही ऑप्शन एक्यूरेट है, ठीक है। इसमें एम नीचे आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है थ्री चार्जेस Q माइनस क्यू एंड क्यू नॉट आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। तो देखो एक तो ये चार्ज है Q, ठीक है। दूसरा बोल रहा है माइनस क्यू यहाँ पर प्रेजेंट है, और एक क्यू नॉट है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तीन चार्जेस है, ये ए डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज क्यू नॉट एट द ओ, है ना, ओरिजिन पर जो रखा हुआ है उस पर नेट चार्ज क्या होगा, और के की वैल्यू ये होती है हम जानते हैं। तो के के टर्म्स में आंसर करना है। तो क्यू नॉट पर नेट फोर्स पूछ रहा है। देखो ये जो माइनस क्यू है, ठीक है, ऐसे तीन चार्ज रखे हुए हैं। यहाँ पर आपका माइनस क्यू है, ये आपका क्यू नॉट है, और यहाँ पर आपका है प्लस का क्यू, ठीक है। तो प्लस क्यू इस क्यू नॉट पर फोर्स किधर को लगाएगा, ये वाला प्लस क्यू इस क्यू नॉट पर फोर्स लगाएगा इस तरफ को, लेफ्ट साइड में। तो वो फोर्स हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। आर का मतलब बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। और ये माइनस क्यू जो है इस क्यू नॉट को अपनी तरफ को खींचेगा कितने फोर्स से, के क्यू वन क्यू टू, ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर, यानी कि ये गैप जो है ए स्क्वायर। तो दोनों फोर्स देखो सेम है। जब भी किसी पॉइंट पर सेम फोर्स लगते हैं एफ और एफ, तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है डायरेक्टली पाइथागोरस से, या आप पैरेललोग्राम से ही बोल सकते हो, वो हो जाता है आपका f√2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कोई भी एक फोर्स हम ले लेंगे, चाहे ये वाला चाहे ऊपर वाला, दोनों वैल्यू सेम है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन ए स्क्वायर इंटू √2। तो इसका आंसर आपका कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन देखो, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 2022 का क्वेश्चन है। बोला है फोर ऑब्जेक्ट डब्ल्यू एक्स वाई जेड ईच विथ चार्ज प्लस क्यू आर हेल्ड फिक्स्ड एट 4 पॉइंट्स ऑफ ए स्क्वायर। देखो चार ऑब्जेक्ट है, एक डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये एक स्क्वायर के चार कॉर्नर पर मौजूद है। मतलब ये चीज क्या है, आपका एक स्क्वायर है, ठीक है। ये चार कॉर्नर पर चार ऑब्जेक्ट है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि स्क्वायर की साइड जो है वो डी है। ऑब्जेक्ट एक्स एंड जेड आर ऑन द मिड पॉइंट, जो एक्स है और जो जेड है वो मिड पॉइंट पर है ना। यानी कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है d/2, और ये भी कितनी है d/2। तो ये भी कितनी है यहाँ से d/2, ये d/2, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट W ऑन ऑब्जेक्ट एक्स इज F। ये जो W है, अब ये जो W है यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। देखो इसने स्टार्टिंग में कहा था ईच विथ चार्ज प्लस क्यू, हर जगह पर एक प्लस क्यू चार्ज है। ये चार ऑब्जेक्ट है, ये चारों क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। अब ये बोल रहा है कि जो W है वो x पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। देखो यहाँ W हो गया और यहाँ पर ये x पर फोर्स लगा रहा है, इस तरफ को लगाएगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ भी कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू, और बीच का गैप कितना है d/2।
तो ये जो फोर्स लगता है क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि d/2 का होल स्क्वायर। यानी कि ये बोल रहा है कि जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 4 ऊपर आ जाएगा ये डी स्क्वायर, यानी कि इस फैक्टर को 4 k² dy² को हम एफ बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एफ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, देन द मैग्नीट्यूड ऑन द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट डब्ल्यू ऑन जेड। तो ये जो डब्ल्यू वाला ऑब्जेक्ट है ये जेड पर कितना फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब देखो डब्ल्यू ऑब्जेक्ट जेड पर कितना फोर्स लगाएगा वो बताना है इसी एफ की टर्म्स में। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू पर आपका एक क्यू चार्ज है और जेड पर भी क्यू चार्ज है। तो डब्ल्यू जो जेड पर फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। उसके लिए आपको ये गैप आर पता होना चाहिए। तो ये आर क्या निकलेगा पाइथागोरस से, देखो ये d/2 है और ये d है, तो ये हो जाएगा d/2 का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी d² बाई 4 प्लस डी स्क्वायर, 4 × 1 = 4 और एक 5d² बाई 4, ये आ गया आर की वैल्यू। अभी हम इसको अंडर रूट बाहर नहीं निकाल रहे, ऐसे ही रखते हैं, आर की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा एफ डैश इक्वल टू के Q1 Q2, आप जानते हैं ये Q1 और Q2 दो चार्ज हो गए, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर आना चाहिए, तो आर की वैल्यू तो ये रही, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आर स्क्वायर की वैल्यू 5d² बाई 4, 4 ऊपर चला गया। तो अगर आप ध्यान से देखो जो पहले एफ यहाँ पर आया था 4 k² dy², वो फैक्टर यहाँ पर भी आ रहा है, ये वाली चीज़। तो यहाँ पर ये f/5 की टर्म्स में आपका आंसर आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये बी ऑप्शन, ये पहले का टिक है। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि टू लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स कैरीज चार्जेस Q1 एंड Q2 आर कैप्ड विद देयर सेंटर्स आर डिस्टेंस अपार्ट। तो देखो दो लार्ज हमारे पास स्फीयर है इस तरीके से। ठीक है, और उन पर चार्ज मौजूद है Q1 और Q2। ठीक है, और कंडक्टिंग स्फीयर है तो हमें पता है कंडक्टिंग पर चार्ज बाहर बाहर रहता है, अगर बाहर दोगे तो बाहर ही रहेगा, वो अंदर एंटर नहीं कर पाता है, और पूरे पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि उनके सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉट एग्जैक्टली। देखो अगर ये जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, इसमें अब एक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, जो कुलाम्स लॉ है एक्चुअल में वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अगर दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखे रहते हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स एग्जैक्टली ये होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। पर यहाँ पर जो आपके ये चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, ये इस तरीके से पॉइंट ना होके ऐसे फैले हुए चार्ज है। ठीक है, तो उस केस में ये होता है कि अगर ये आर, इनकी रेडियस R1 और R2 से, ये जो इनकी रेडियस है स्फीयर की, अगर R की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी होती है रेडियस से, मान लो रेडियस इनकी स्फीयर की रेडियस 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर है, और 2 सेंटीमीटर, और ये जो R है ये मान लीजिए 5 मीटर या 10 मीटर ऐसे है ना, तो ये बहुत बड़ा माना जाता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यानी कि 1000 है ना, तो ये बहुत बड़ा नंबर है R। तो उस केस में क्या होता है, इन चार्जेस को हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, पर यहाँ पर ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं दिया है कि ये स्मॉल आर जो है इसकी रेडियस से बहुत बड़ा है, तो इसको हम पॉइंट चार्ज नहीं मानेंगे। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, देखो इसमें होता क्या है कि अगर ये स्फीयर थोड़ा पास पास में रखे हुए हैं तो ये प्लस चार्ज इस प्लस को रिपेल करता है। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि यहाँ पर प्लस चार्ज का अमाउंट दूर को चला जाता है। ठीक है, ये वाला और ये वाला प्लस चार्ज भी कहाँ चला गया, थोड़ा दूर को चला गया। ठीक है, तो इफेक्टिव यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो गैप है ना, डिस्टेंस, वो थोड़ा सा आपका क्या हो गया, बढ़ गया। जो आर डेस है आप समझ पा रहे हैं, ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज से क्या होगा, रिपेल होगा, ये लेफ्ट को भागेगा, ये वाला प्लस राइट को। तो जो चार्ज है एक तरीके से उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। तो अब जो नया फोर्स आएगा वो होना चाहिए 1/4πε0 Q1 Q2, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा। ठीक है, कंजर्वेशन से Q1 Q2 बाई आर डेस स्क्वायर। तो फोर्स डेफिनेटली कम हो जाता है, फोर्स क्या हो जाता है हमारा, कम हो जाता है, क्योंकि आर बढ़ गया आपका आर डेस, तो फोर्स कम हो गया। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं फिर कौन सा सही बनता है हमारा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है,
दीज, क्वेश्चन ये था कि ये फोर्स एग्जैक्टली इसके बराबर नहीं होता, ये तो हम समझ गए, ये आर के इक्वल नहीं होता, आर डैश आ जाता है वहाँ, थोड़ा बड़ी हुई डिस्टेंस। क्यों नहीं होता? बिकॉज दीज आर नॉट पॉइंट चार्जेस, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है। अब देखो, ये बात देखने में सही लगती है, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है तो फोर्स इतना नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। अगर पॉइंट चार्ज नहीं हो, ऐसे फैले हुए चार्ज हो, तब भी फोर्स आपका सेम हो भी सकता है एक स्पेशल कंडीशन में। मैंने बताया था कि अगर आपका ये गैप आर, आर क्या है, वेरी लार्ज, आर वेरी लार्ज होगा, तब भी ये फोर्स का अमाउंट एग्जैक्टली इसके बराबर हो सकता है। ठीक है ना? तो पॉइंट चार्ज की कंडीशन, पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। देखो बहुत ध्यान से समझना है, पहले ऑप्शन में बोला है कि क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है तो फोर्स इतना नहीं होगा, इससे अलग होगा। ये बात सही लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पॉइंट चार्ज नहीं होंगे तो फोर्स इसके बराबर हो भी सकता है कि स्पेशल केस में। ठीक है, अगर आर बहुत लार्ज है, आर की वैल्यू, तो ये फोर्स इसके बराबर हो भी सकता है बिना पॉइंट चार्ज के। इसलिए पहला ऑप्शन हमारा मोस्ट एक्यूरेट नहीं बनता है। ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्फीयर इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में बोला है चार्ज ऑन द स्फीयर विल शिफ्ट टुवर्ड द सेंटर, चार्ज जो है सेंटर की तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे, ऐसा भी नहीं होता है। सेंटर विद रिस्पेक्टिव टू द स्फीयर, ये भी नहीं है। तो डी ऑप्शन में क्या बोला है, चार्ज विल शिफ्ट टुवर्ड्स द पोर्शन ऑफ द स्फीयर विच आर क्लोजर एंड फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ये बोला है चार्ज सारा इस तरफ को, जो स्फीयर का पोर्शन आमने सामने फेस किए हुए है, इधर चार्ज इधर चला जाएगा। दोबारा डायग्राम में आप देख लो, चार्ज बोल रहा है सारा का सारा इधर आ जाएगा, इस साइड को, एक दूसरे को जो फेस कर रहे हैं ना, एक दूसरे को जो मूव कर रहे हैं फेस, उस तरफ को आ जाएगा चार्ज। डी ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, यही कह रहा है चार्ज विल शिफ्ट टुवर्ड्स द पोर्शन ऑफ द स्फीयर विच आर क्लोजर, विच आर क्लोजर एंड फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो ये बात बिल्कुल गलत है, चार्ज बल्कि क्या होता है, अपोजिट एंड पर चले जाता है। इस डायग्राम में आप देखो, अपोजिट फेसेस पर चले जाता है। तो मोस्ट एक्यूरेट जो ऑप्शन इसमें बन रहा है वो कौन सा है, वो आपका बी वाला ऑप्शन मोस्ट एक्यूरेट है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द स्फीयर इज नॉट यूनिफॉर्म। पहला ऑप्शन क्यों गलत है उसका एक्सप्लेनेशन आप दोबारा ध्यान से समझ लेना, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है।